तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि मेंडल साहब आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पिछला जो हमारा क्लास हुआ उसमें मैंने आपको बताया कि जब एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में 100% टॉल प्लांट आते हैं। जब F1 के प्लांट्स को सेल्फिंग करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो फिर यहाँ पर हमको टॉल भी आते हैं और ड्वार्फ भी आते हैं, जिनका रेशो 3:1 था। ठीक है। यहाँ पे जो कुछ लॉजिक निकल के आए, जो कंसेप्ट निकल के आए, उसमें एक कंसेप्ट तो ये निकल के आया कि जो F1 के प्लांट हैं उनके पास ड्वार्फ फीचर पैदा करने वाला फैक्टर मौजूद है। हाँ, ड्वार्फ बनाने वाला जो फैक्टर है वो मौजूद है F1 में मौजूद है, लेकिन प्लांट तो सबके सब टॉल है। मौजूद तो है, इतना तो पता चला, क्योंकि F2 में वो ड्वार्फ बनाने की पावर रखता है। तो ये कन्फर्म है कि वो F1 में है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं होता, उसका प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता। हम कहते कि वो रिसेसिव फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई थी। अब अगर हम इस रेशो को मेंटेन करना चाहे कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, तो मेंडल साहब ने कुछ सिंबल यूज किए कि सपोज ये जो पौधा है इसमें टॉल वाले जो फैक्टर हैं, कम से कम एक टॉल वाला फैक्टर इसके पास जरूर है, तभी तो ये टॉल है। और चूंकि ये F2 में ड्वार्फ बना रहा है, इसका मतलब एक ड्वार्फ का भी फैक्टर इसके पास मौजूद है। इसके पास ये दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनमें से जो इफेक्ट दिख रहा है वो इस कैपिटल T का दिख रहा है। तो हमने कैपिटल T को बोल दिया कि ये एक डोमिनेंट फैक्टर है और स्मॉल t एक रिसेसिव फैक्टर है। तो सबसे पहले तो ये मेंडल साहब को मालूम चला कि अगर मैं इनको ऐसा मानूं तब क्या ये 3:1 आएगा। अब यहां पे जब प्योर लाइन तैयार किया था मेंडल साहब ने, तो ये तो कन्फर्म है कि कम से कम हर कैरेक्टर के 2 फैक्टर होंगे पौधे के पास। तो अगर ये टॉल है और चूंकि ये प्योर है, क्योंकि ये हमेशा टॉल बनाता है, ड्वार्फ कभी बनाता ही नहीं है, इसका मतलब इसके पास अगर 2 फैक्टर कैरेक्टर के होते तो वो दोनों फैक्टर कैपिटल T ही होंगे, दोनों फैक्टर टॉल वाले ही होंगे, तभी तो ये टॉल 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 बनाता है। और अगर हम ड्वार्फ की बात करते तो ये भी प्योर है, इसका मतलब इसके पास भी दोनों फैक्टर स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ वाले फैक्टर होंगे, और ये कैपिटल T स्मॉल t होगा। क्या 3:1 का कोई लॉजिक लगा सकते ये कैसे आएगा? तो मेंडल साहब ने लॉजिक लगाया कि अगर ये गैमीट बनाएं और ये दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में अगर चले जाएं, सेम ये कंडीशन, तो फिर ये 3:1 पॉसिबल है। अगर ये ऐसा हो जाए कि ये दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में चले जाएं, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, मेल और फीमेल गैमीट का कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, और ये बन सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये टॉल प्लांट बनेंगे और ये ड्वार्फ बनेगा और ये 3:1 में आएंगे। इसका मतलब जैसा मेंडल साहब सोच रहे हैं ऐसा सही है, ऐसा ही होता होगा, तभी तो ये रेशो आता है, नहीं तो ये रेशो कभी नहीं आता। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से और इस रेशो से ये कंफर्म हो गया
कि जब कभी भी टॉल और ड्वार्फ मिक्स होंगे तो इनमें से टॉल डोमिनेंट होगा। सबसे पहली बात, टॉल डोमिनेंट होगा। टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ, ठीक है। और F1 में 100% डोमिनेंट ही दिखेगा, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को नाम दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर F1 में दिख रहा है, लेकिन F2 में फिर से रिसेसिव पैदा करना है और ड्वार्फ भी पैदा करना है, सॉरी ड्वार्फ और टॉल दोनों अगर पैदा करना है, टॉल एंड ड्वार्फ, और वो भी 3:1 में करना है, तो इसका मतलब हमको इसमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन होता है तभी ये आता है। तो मेंडल साहब ने यहां से दो नियम कंफर्म कर दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें बताया कि F1 में केवल एक ही ट्रेट दिखता है, जो दिखता है वही डोमिनेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि एक कैरेक्टर के दोनों फैक्टर जो पौधे में मौजूद हैं, जब वो पौधा गैमीट बनाएगा तो वो दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो दोनों फैक्टर एक आइसोलेट यूनिट के रूप में पौधे की सेल में मौजूद होंगे, और जैसे ही वो गैमीट बनाएंगे वो दोनों अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तभी 3:1 आएगा। तो ये जो रेशो उसने अलग अलग कैरेक्टर में जब भी चेक किया, हर बार वही आ रहा था 3:1। 3:1 ही आ रहा था, चाहे वो टॉल और ड्वार्फ का केस हो, चाहे वो रेड एंड व्हाइट का केस हो, चाहे वो राउंड और रिंकल्ड का केस हो। हर बार F2 में क्या आ रहा था? 3:1, 3:1, 3:1। ये इसलिए आएगा क्योंकि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तभी कॉम्बिनेशन बनता है और तभी 3:1 आता है। पहला डोमिनेंस होता है कैपिटल, और स्मॉल वाला जो सिंबल उन्होंने यूज किया वो बोला ये इसका प्रभाव नहीं दिखता, ये केवल तब दिखेगा जब दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे। अब इनको दबाने वाला जो पावरफुल है वो यहां जब नहीं है तो फिर इनका प्रभाव दिखाई देगा। हाँ, अंधों में काना राजा, ये मान लीजिए ये है, तो इनमें राजा कौन है? ये पावरफुल। ये तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, ये ही दिखेगा। लेकिन जब ये वाला मौजूद नहीं होगा, केवल यही वाले रहेंगे दोनों कमजोर, तो यही अपना असर दिखा देंगे और पौधे को ड्वार्फ बना देंगे। तो यहां से एक चीज और निकल रही है कि जो भी रिसेसिव ट्रेट होता है, जो भी रिसेसिव ट्रेट होता है, वो ट्रेट हमेशा हमेशा होमोजाइगस होता है। कैसा होता है? होमोजाइगस होता है। रिसेसिव ट्रेट का जो फैक्टर है वो दोनों फैक्टर स्मॉल स्मॉल वाले ही होंगे, तभी रिसेसिव आ सकता है। हालांकि डोमिनेंट फीचर जो होता है, जो डोमिनेंट फीचर होता है जैसे टॉल, तो टॉल के पास दोनों फैक्टर टॉल वाले हो सकते हैं, और एक फैक्टर टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन में ये टॉल बनाएगा। लेकिन रिसेसिव ड्वार्फ तो केवल तब बनेगा जब दोनों ही जीन रिसेसिव वाले होंगे, तभी रिसेसिव ट्रेट आएगा पौधे में, नहीं तो नहीं आएगा। एकदम सिंपल लॉजिक, बस कंसेप्ट समझिए कि मेंडल साहब आखिर ये कॉन्क्लूजन पे निकले कैसे। रटोगे जेनेटिक्स कभी समझ में नहीं आएगा, बस कंसेप्ट थोड़ा पकड़िए और आगे चलिए। अब देखिए यहां पे कुछ नए नए शब्द जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के हैं। एक बार ये दिमाग में फिट हो गए तो समझो जेनेटिक्स आसान हो जाएगी। अभी तक मैं आपको क्या क्या समझा चुका हूं, पहले वो शब्द थोड़ा बात करते हैं। मैंने आपको होमोजाइगस
और हेटेरोजाइगस कंप्लीट कर दिया। आप समझ गए कि क्या होता है। अगर एक कैरेक्टर के दोनों फैक्टर एक ही जैसे हैं तो होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब ये एक प्लांट के दोनों फैक्टर जो हैं वो एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस, इन्हीं को हम प्योर बोले थे कल की क्लास में। और हेटेरोजाइगस कब होता है? जब एक कैरेक्टर के दोनों फैक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहां ये कंडीशन है तो ये हेटेरोजाइगस है। इसको हमने इम्प्योर भी बोला था। एक तो ये शब्द हमारा क्लियर होना चाहिए, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। दूसरा हमारा क्लियर हो गया डोमिनेंस क्या है और रिसेसिव क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया था। डोमिनेंट वो ट्रेट है जो F1 में दिखता है और जो ट्रेट F1 में नहीं दिखता वो रिसेसिव होता है। हर कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ठीक है, हर कैरेक्टर के। तो डोमिनेंट वो होता है जो दिखता है F1 में और रिसेसिव वो होता है जो F1 में नहीं दिखता। इज दैट क्लियर? दोनों चीज हमको समझ में आ गई। अब यहां पे एक शब्द बार बार आता है, वो भी थोड़ा समझिए। एक आता है एलील और एक आता है जीन्स। जीन्स को ही मेंडल साहब ने फैक्टर बोला था, ये तो हमको मालूम है। जब आप ये पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई भी बुक आप जब पढ़ते हैं मेंडल साहब को समझने के लिए, तो कई बार हमको वहां एलील दिखा मिलता है और कई बार वहां जीन दिखता है। हमारे दिमाग में बार बार कंफ्यूजन होता है कि ये आखिर है क्या। एक जनरल भाषा में जब आप केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं तब दोनों को आप सेम मान लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो एलील होते हैं वही जीन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वही एलील होते हैं। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप मान लो इनको। लेकिन अगर रियल में हम देखें तो एलील होते हैं कैरेक्टर के लिए, एलील होते हैं कैरेक्टर के लिए, और जीन्स होते हैं एक इंडिविजुअल में कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए। कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेशन कर रहा है, आखिर किस चीज से वो एक्सप्रेशन दे रहा है, वो आपका जीन कहलाएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। देखिए, मैंने बोला कि टॉलनेस ऑफ प्लांट, किसी मटर के पेड़ की लंबाई के लिए कितने तरह के जीन्स हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन, कितने तरह के जीन हो सकते हैं? तो हमको आंसर मिला, लंबाई के लिए एक ये कैपिटल वाला भी काम करता है और लंबाई के लिए एक स्मॉल टी वाला भी काम करता है। दो ही आइटम हैं जो पेड़ की लंबाई को डिसाइड करते हैं। केवल दो आइटम हैं, केवल दो फैक्टर हैं कि ये वो दो चीज हैं जो लंबाई को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो एक्चुअली कौन सी चीज है, कितनी तरह की चीज है जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं? दीज आर द एलील। इनको क्या बोल दिया? एलील। एलील मतलब कितने तरह के फैक्टर उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द एलील। तब हम शब्द यूज करेंगे एलील। बात समझ में आई? अगर आपको क्लास 10th याद है तो मैंने आपको ब्लड ग्रुप थोड़ा पढ़ाया था, और ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप के लिए तीन तरह के IA, IB और I0 या IO, कुछ भी आप बोलिए, ये तीन तरह के एलील होते हैं। वहां मैंने जीन शब्द नॉर्मल भाषा में बोल दिया था। मैंने बोल दिया था कि तीन तरह के जीन हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अक्सर जितना भी हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि हर कैरेक्टर के लिए केवल दो तरह के एलील होते, केवल दो। जैसे
कलर ऑफ फ्लावर की हम बात करते हैं, या तो रेड वाला जीन होगा कैपिटल आर, या व्हाइट पैदा करने वाला जीन होगा स्मॉल आर। एक्चुअली कलर ऑफ फ्लावर के लिए दो ही तरह के तो जीन्स होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन्स? ओनली 2 टाइप्स। तो इन जो 2 टाइप के ये हमको फैक्टर दिख रहे हैं, जीन्स दिख रहे हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? एलील। अगर किसी कैरेक्टर के लिए केवल 2 तरह के एलील मौजूद हों तो वो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन स्पेशली जब एक ही कैरेक्टर को 2 से ज्यादा, देखिए IA ये भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, IB ये भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, और I0 IO या कुछ भी बोलिए, I0 मैं बोलता हूं जनरली, तो I0 जो है ये भी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। सर जनरली तो हम 2 ही पढ़ते हैं कि हर कैरेक्टर को 2 तरह के एलील कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहां पर 2 से ज्यादा एलील हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल को हम मल्टीपल एलील के रूप में भी पढ़ते हैं। ये वो कैरेक्टर है जिसके एलील 2 से ज्यादा हैं, मोर देन 2। 2 से ज्यादा अगर एलील किसी कैरेक्टर के हैं तो वो कैरेक्टर आपका मल्टीपल एलीलिक कहलाएगा। अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब देखो एक बार फिर से, मैंने बोला कलर ऑफ फ्लावर, एलील बताओ, तो मैंने बोला एक तो ये वाला है, सॉरी ये कलर ऑफ का नहीं है, एक तो मैंने बोला सर ये वाला है जो कलर को कंट्रोल करता है, और एक ये वाला है ये भी कलर को कंट्रोल करता है। तो कितने एलील हो गए कलर ऑफ फ्लावर के? 2। कितने हो गए? 2 एलील हो गए। अब मैं एक पर्टिकुलर ए प्लांट की बात करता हूं। ए प्लांट, इस प्लांट में रेड कलर के फूल आ रहे। फूल कैसे आ रहे? रेड कलर के। अब इस प्लांट में, इस इंडिविजुअल पौधे में आखिर ये रेड क्यों आया? क्योंकि इसमें रेड कलर पैदा करने वाले 2 फैक्टर मौजूद हैं। मैंने बोला 2 जीन मौजूद हैं। तो वो जीन कहां से आए? वो 2 जीन RR वाले हो सकते हैं, वो जीन R स्मॉल r वाले भी हो सकते हैं, और वो अगर ये व्हाइट होता तो स्मॉल RR वाले भी हो सकते थे। कलर ऑफ फ्लावर के लिए ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना ये कॉम्बिनेशन। तो इसमें जीन कौन से हैं? एक्चुअल में मैंने बोला ये पौधा रेड इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल R मौजूद है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज द जीन्स ऑफ दिस फीचर। ये कैरेक्टर जो एक इंडिविजुअल में मौजूद है, किस कारण से मौजूद है? क्योंकि वहां ये एलीलिक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली यहां स्मॉल r भी आ सकता था, लेकिन ये एक जीन कॉम्बिनेशन है। एक इंडिविजुअल के पास कौन से 2 एलील हैं जिनसे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो उसके जीन्स कहलाएंगे। एक इंडिविजुअल में जो भी एलील मौजूद हैं उनमें से कौन से 2 एलील उस इंडिविजुअल के पास हैं, दीज आर द जीन्स फॉर दैट कैरेक्टर। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलील, कौन से 2 एलील उसके पास है। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए 3 थे, मैंने अभी जस्ट बताया, IA, IB, I0। दीज आर द एलील फॉर ब्लड ग्रुप, दीज आर द एलील फॉर ब्लड ग्रुप। अब एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसके पास IA, दीज आर द जीन्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब उस इंडिविजुअल के अंदर कौन से हैं, ये उनके जीन्स कहलाएंगे। हां, पूरी पॉपुलेशन में 3 ऑप्शन हैं, लेकिन 3 में से एक इंडिविजुअल में तो मैक्सिमम 2 ही आएंगे ना, 2 ही आते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 2 जीन से कंट्रोल होता है। हालांकि हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत सारे कुछ निकलेंगे। फिलहाल कंडीशन में मैं ये बोल रहा हूं मिनिमम 2 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर। कम से कम 2 जीन होते हैं तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। और
गैमीट में तो एक ही होता है, गैमीट में इसीलिए तो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, वहां अकेला होता है। तो पॉपुलेशन की बात करते हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन्स अवेलेबल, दीज आर द एलील, एंड विच एलील आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, दीज आर द जीन्स। किसी के अंदर इनमें से IO और IA मौजूद है, तो ये अब जीन्स कहलाएंगे किसी व्यक्ति के अंदर। इन जीन के कारण उसका ब्लड ग्रुप A हो रहा है। हालांकि ब्लड ग्रुप के एलील 3 तरह के हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास तो 2 ही आ रहे हैं ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपको परेशान कर सकता है। मैंने आपको एक बार फिर से बोला, एलील और जीन को आप इक्वल मान के चलिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई। चलिए हम मान लें कि हमारा एलील और जीन्स ये भी कंप्लीट हो गया, हमारा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंप्लीट हो गया, हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ और नई बात क्या है? नई बात है मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। ये चीज थोड़ा समझो। डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक्चुअली जब भी हम जानबूझ के कोई 2 प्लांट को मिक्स करते हैं उसको हम क्रॉस बोलते हैं। तो 2 तरह के क्रॉस मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए थे। हालांकि आप इनसे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेंडल ने केवल 2 इस्तेमाल किए। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों है क्या? देखिए, जब हम कोई भी एक ऐसा क्रॉस करते हैं 2 प्लांट के बीच में, जैसे ये एक प्लांट है और ये प्लांट है टॉल, और ये एक प्लांट है, ये प्लांट है ड्वार्फ। आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों को मैं क्रॉस करके कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहा हूं? मेरा कैरेक्टर है केवल टॉलनेस ऑफ द प्लांट। मैंने केवल टॉलनेस पे ही फोकस किया है। उस पौधे में और भी कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि जो कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो केवल और केवल टॉलनेस पे ही ध्यान हमारा है, और हमने केवल इस बात पे ध्यान रखा कि F1 में क्या कैरेक्टर आया और F2 में क्या कैरेक्टर आया। केवल टॉलनेस। जब हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं किसी भी क्रॉस में, ओनली वी आर स्टडीइंग अबाउट ए सिंगल कैरेक्टर हेरिडिटी, देन सच टाइप ऑफ क्रॉस विल बी नॉन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। केवल एक कैरेक्टर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उसका रेशो देख रहे हैं, F1 में कितना आया, F2 में कितना आया, केवल एक कैरेक्टर पे आपका ध्यान है, इसलिए नाम हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब आप एक साथ 2-2 कैरेक्टर को पढ़ोगे, जब पौधों में, अभी आगे आने वाले टॉपिक में आएगा, जैसे एक जो प्लांट है वो टॉल तो है, लेकिन उसी पौधे में रेड कलर के फ्लावर भी आ रहे, और इसका हम क्रॉस करा रहे एक ऐसे पौधे से जो ड्वार्फ है, लेकिन उसमें व्हाइट कलर के फूल आ रहे। हमने एक साथ 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखा, और अब हम रिजल्ट देख रहे हैं कि F1 में क्या आएगा और F2 में क्या आएगा। हम यहां देखेंगे कि यहां टॉल आएगा, टॉल के साथ रेड आएगा, कि टॉल के साथ व्हाइट आएगा, फूल कैसा आएगा। हमने लंबाई पे भी ध्यान रखा, हमने कलर ऑफ फ्लावर पे भी ध्यान रखा। जब हम कोई एक ऐसा क्रॉस करते हैं जिसमें एक ही क्रॉस में हम एक साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, अगर हम 2 कैरेक्टर को स्टडी करते हैं एक साथ, दोनों का रिजल्ट हमारे दिमाग में होता है कि आखिर क्या आएगा, तब ऐसा क्रॉस हमारा डाई का मतलब 2, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ये क्लास 10th का एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। Whenever we study
the heredity of only one character, that will be monohybrid cross, and if we study about the heredity of two character, it will be known as dihybrid cross. ठीक है, अभी जो मेंडल साहब का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ, और इसका रिजल्ट देख रहे थे। हमने पढ़ा था रेड क्रॉस विद व्हाइट, हम इसका रिजल्ट देख रहे थे। तो यहां पर हमने केवल एक कैरेक्टर को स्टडी किया, यहां पर भी हमने केवल एक कैरेक्टर को स्टडी किया। तो ये अभी ये जो जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये आखिर क्या हो रहा है? ये सब का सब मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही तो हो रहा है, मोनो हाइब्रिड हो रहा है। अभी डाई हाइब्रिड की हमने चर्चा भी नहीं की। इससे आने वाले टॉपिक में जब हमको मोनो हाइब्रिड कंप्लीट समझ में आ जाएगा, तब हमको डाई हाइब्रिड के बारे में बात करना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पे चूंकि टेक्स्ट बुक में शब्द आपके बीच में आ रहा है मोनो हाइब्रिड, तो साथ में डाई हाइब्रिड को बताना जरूरी हो गया था। आई थिंक ये क्या है आपको समझ में आया होगा। हम एक्चुअल में मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही अभी तक पढ़ रहे हैं। मेंडल साहब केवल एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं कि वो F1 में कैसे जाता है और बाद में फिर F2 में वो कैरेक्टर कैसे आता है। तो अभी जो भी हमने समझा, जो भी दो नियम निकल के आए, वो दोनों नियम मोनो हाइब्रिड से ही निकल के आए, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, दोनों ही नियम मोनो हाइब्रिड से ही निकल के आते हैं। जब हम तीसरे नियम की बात करेंगे, मेंडल का तीसरा नियम भी है, वो आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस समझने के बाद। तो अभी इस नियम को तो भूल जाओ, अभी ये बहुत बाद में हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल हम मोनो हाइब्रिड का लगभग हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत चीज बाकी है मोनो हाइब्रिड में। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। अब कुछ नए शब्द और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो भी थोड़ा जानिए। जब ये शब्द आपके दिमाग में क्लियर होंगे तो टॉपिक समझने में आसानी होगी। अगला शब्द जो है वो है फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये दो शब्द और आपके दिमाग में आना चाहिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो, फिनोटाइप में कहीं ना कहीं आपको फिगर दिख रहा है, कुछ ऐसे फिगर। आप बोलेंगे सर फिगर PH से थोड़ी होता है, वो FIGUR ही होता है। मुझे भी मालूम है। फिनोटाइप मतलब फिगर देखकर अगर आप कैरेक्टर को बता रहे हैं, केवल आपने फिगर देखा, बाहर से देखा और बता रहे कि भैया ये पौधा कैसा है, दैट इज द फिनोटाइप। आपने कौन सा उसका एक्सप्रेशन दिया? फिनोटाइप दिया। आपने बोला कि ये जो पौधा है सर ये तो टॉल है। आपने क्या देखा? उसका फिगर देखा, पेड़ का फिगर देख के बोल दिया कि ये टॉल है। और इस पौधे को देख के बोल दिया सर ये तो ड्वार्फ है। मैंने इसको देख लिया, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ड्वार्फ है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, एक्चुअल में आप फिनोटाइप बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या बोल रहे? फिनोटाइप। बाहर से जिसे देखा जा सके, जो समझ में आ रहा है कि ये कैरेक्टर कैसा है, और उसको लेके आप जो भी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आप फिनोटाइप बात कर रहे हैं, उसकी फिगर देख के बात कर रहे हैं। लेकिन ये पौधा टाल क्यों है? इसके पास कौन से दो ऐसे जीन्स हैं जिनके कारण ये टॉल है? तो मैंने बोला इसके पास या तो ये है या फिर ये है। मैंने बोला इसका जो जीन कॉम्बिनेशन है वो या तो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर मैं ये शब्द बोलता हूं कि इसके जीन के टाइप कौन से हैं, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा जीनोटाइप। कि प्लांट का कैरेक्टर का जीनोटाइप क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भैया वो टाल नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल टॉल बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि टॉल में वो क्या कॉम्बिनेशन है जीन का, तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या होगा? मतलब मुझे जीन के टाइप बताने पड़ेंगे। मैं अगर स्मॉल टी बोलूंगा,
स्मॉल टी अगर बोलूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वाकई में ड्वार्फ है। तो अगर मैंने करेक्टर को जीन के फॉर्म में लिखा, मैंने बोला स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीनोटाइप पे बात कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा ड्वार्फ क्रॉस विद टॉल, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता ये टॉल कैसा है, मुझे ये तो पता है कि ड्वार्फ कैसा है, क्योंकि ड्वार्फ तो हमेशा प्योर होते हैं क्योंकि वो रिसेसिव है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन अभी बाकी है, पता नहीं वो कैसा है। तो जीनोटाइप, जब जीन के फॉर्म में आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो जीनोटाइप कहलाएगा। केवल आप देख के फिगर की बात कर रहे हैं वो आपका फिनोटाइप कहलाएगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा है। अब मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को फिर से समझो, अगर ये शब्द समझ में आ गए। अब मैं बात कर रहा हूं प्योर पेरेंट प्लांट की। ये टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ मैंने लिखा, आप क्या बोलेंगे, सर ये तो फिनोटाइप है, ये तो फिनोटाइप है। आप पेड़ को बाहर से देख के बता रहे कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। लेकिन मैंने अगर इनको प्योर लिखा, या मैं लिख दूं होमोजाइगस, मैंने क्या लिख दिया, होमोजाइगस टॉल, मतलब इसके दोनों जीन ये वाले हैं, और क्रॉस विद ड्वार्फ है, मतलब वो तो होमोजाइगस होगा ही होगा। तो अगर मैंने ये फॉर्म लिखा तो मैं बोलूंगा ये मैंने जीनोटाइप लिखा, ये जीनोटाइप। अगर हम इनको क्रॉस करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि इस पौधे के दोनों जीन्स अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पौधे के भी जीन्स अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। 100% ये वाले पौधे बन जाएंगे, हाँ 100% टॉल। अगर मैंने F1 पौधों के लिए, अगर F1 पौधों के लिए बोला कि वो 100% टॉल हैं, मैंने क्या देखा, फिनोटाइप। अगर मैंने बोला 100% कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वो जीनोटाइप है। बस इतना सा है। अगर ये बोला तो फिनोटाइप, अगर ये लिखा तो फिनोटाइप, अगर ये लिखा तो जीनोटाइप। क्लियर। अब जब इनका F2 निकालोगे तो ये F1 के पौधे, इन्हीं को आपस में मिक्स करो, सेल्फ पॉलिनेशन करो। तो सेल्फ पॉलिनेशन करो तो चलो इसके गैमीट बनाओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस विद इसका कर दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पे देखो मेल को फीमेल से मिलाओ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप बोल रहे सर आप तो फटफट से मिला देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं लाइन किधर से किधर जा रही है। भैया थोड़ा सा जब आप एक बार कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक और तरीका बताऊंगा, वो भी बहुत आसान होगा। ये निकला F2, ये क्या निकला, F2। F2 में मुझे बताओ टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, टॉल और ड्वार्फ बताओ। तो देखो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 टॉल हैं, 1 ड्वार्फ है। मैंने बोला 3:1। ये क्या मैंने बोला, टॉल और ड्वार्फ बोला, मतलब मैंने फिनोटाइप बोला। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कौन सा क्रॉस चल रहा है, मोनोहाइब्रिड, क्योंकि हम केवल एक कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं पौधे के, बाकी कैरेक्टर पे ध्यान नहीं है। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो निकालें तो वो 3:1 आता है। बात समझ में आ गई होगी। क्या आप इनका जीनोटाइप निकाल सकते हैं, चलो जीनोटाइप निकालो। देखो भैया यहां पे जो ये 4 पौधे दिख रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक तो मुझे कैपिटल टी वाला दिख रहा है, ये वाला, तो ये तो आया 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गए 2,
कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने आ गए 2, और स्मॉल टी टी कितना आ गया 1, स्मॉल टी टी 1। ये 3 तरह के जीनोटाइप ही तो हैं, 3 तरह के हैं। देखो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी टी है। तो 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, और जब उनका रेशो हम निकालते हैं तो वो आता है 1:2:1। सर 10th में तो पढ़ा दिया भैया, सब बच्चों ने नहीं पढ़ा ना, इसलिए पढ़ लो। मोनोहाइब्रिड के लिए F2 जेनरेशन में फिनोटाइप रेशो 3:1 आता है, जिसमें 3 डोमिनेंट फीचर होगा और 1 रिसेसिव फीचर होगा। मैं यहां लिख दिया ड्वार्फ। और अगर जीनोटाइप रेशो में बात करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 1:2:1, और ये भी लिखना पड़ेगा ये 1 जो है वो कैपिटल टी है, ये जो 2 है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये जो 1 है वो स्मॉल टी है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं दैट इज द जीनोटाइप, अगर इस फॉर्म में लिखा दैट इज द फिनोटाइप। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। एक शब्द दिया आपकी बुक में, वो भी थोड़ा जान लो, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। यहां पे एक शब्द दिया पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर। अभी देखिए हमने क्या किया था, F1 के जो पौधे बनाए ना, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके गैमिट बने टी और टी, इसके गैमिट बने टी और टी। गैमिट में तो एक ही आएगा ना इधर से, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अभी तो मैं ये लाइन खींच के काम चला रहा था, ऐसे ये लाइन खींच रहा था। अब आपको एक शॉर्ट तरीका, ये एक अगर पौधा मेल है और ये फीमेल है, तो आप सीधा इस तरह का एक चेकर बोर्ड बनाओ। क्या बनाया, चेकर बोर्ड। अब देखो ये मैंने एक लाइन खींच दी, इस साइड में मैं मेल गैमिट रखूंगा, इस साइड में मैं फीमेल गैमिट रखूंगा। ये फीमेल गैमिट की लाइन, ये मेल गैमिट की लाइन। अगर ये मेल है ये फीमेल है, बात एक ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये मेल गैमिट के 2 गैमिट, एक तो कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला है, ऐसे मैंने रख दिया। फीमेल के भी रख दो, ये कैपिटल टी वाला और ये वाला स्मॉल टी वाला, दोनों को मिक्स करो। अगर ये और ये मिक्स हो तो कैपिटल टी टी आएगा, ये और ये मिक्स हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये और ये मिक्स हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये और ये मिक्स हो तो स्मॉल टी टी आएगा। चेक करो, कैपिटल टी टी कितने आए, 1 आया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए, 2 आए। स्मॉल टी टी कितने आए, 1 आए। तो ये एक सिस्टेमेटिक तरीका है, एक स्क्वायर बना के आप आसानी से क्रॉस करके देख सकते हैं। ये लाइन खींचने से कंफ्यूजन बढ़ता है, और ये जो बॉक्स बनता है ये पुन्नेट साहब ने हमको बताया, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया पुन्नेट स्क्वायर। इस स्क्वायर की मदद से हम आसानी से डाटा एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन। जब अभी तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसलिए कोई खास आवश्यकता नहीं है, लाइन खींचने से काम चल रहा है। लेकिन जब ये डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा तो लाइन खींचने से बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये पुन्नेट स्क्वायर हमारा किस तरह मदद करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बिना इसके हम बना ही नहीं पाएंगे। तो जस्ट एक क्रॉस है, इसका नाम है पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, केवल 5 मिनट का एक टॉपिक और बचा है और मोनोहाइब्रिड खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो खत्म कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, अभी F2 में क्या निकल के आया। देखिए, आप बोलेंगे सर बार बार यही कहानी आप क्यों पढ़ा रहे। यहां पे देखो, ये पौधा था, इसके पास ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और ये एक पौधा था, इसके पास ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। अब इनके गैमीट को लिखो। इस पौधे के पास इस कैरेक्टर के जो जीन्स हैं दैट इज द 1 यूनिट। ये क्या है, 1 यूनिट ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट।
but these gamete have only half unit of this feature. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पौधे ने जो गैमीट बनाए आधा कैरेक्टर कैपिटल टी वाला बनाया और आधा कैरेक्टर इसने स्मॉल टी वाला बनाया? मैं बोल सकता हूं ना? ये इन दोनों को जोड़ें तो ये कंप्लीट यूनिट बन जाती है प्लांट की। ये प्लांट की कंप्लीट यूनिट बन जाती है। मैंने बोला हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी। इसकी भी सेम कंडीशन वही है, हाफ कैपिटल टी वाला गैमीट और हाफ स्मॉल टी वाला गैमीट। यही तो बना। अगर ये हम इसको 1 मान लें तो ये क्या हो गया? आधा आधा हो गया। तो गैमीट अगर ये है तो ये गैमीट क्रॉस विद दिस गैमीट हो क्या रहा है? अगर ये गैमीट इनके साथ क्रॉस करें तो ये बिल्कुल क्या हो रहा है? एकदम सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है? 1/2t प्लस 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाई सेम यूनिट, वी कैन से दैट इज स्क्वायर। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डाल रहा हूं, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई काम नहीं आएगी मेंडल साहब को समझने में। मेंडल तो मैं समझा दिया। आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये बताया कि ये जो रेशो आ रहे वो एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे आ रहे। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये जस्ट ऐसा है, एक मैथमेटिक्स के स्क्वायर के जैसा। इसको एक जनरल अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ें जनरल, तो एक्चुअली ये क्या है? ax प्लस by का होल स्क्वायर है। वही तो मैंने बोला। ये हो गया आपका ax और ये हो गया आपका by का होल स्क्वायर, ax प्लस by का होल स्क्वायर। सर बायोलॉजी वाले बच्चों के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है? ये तो अरे कुछ नहीं, ये फालतू का एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका दिमाग खोलने के लिए दिया कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि इससे क्या आता है। देखो अभी आपको फिर से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। अभी जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी किया तो F2 में कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आया। 4 चीज आई ना? कितनी चीज आई? 4 तरह की चीज आई। बिल्कुल सही है। ये चारों में से कितना है? 1/4। 1/4 है। ठीक है, समझ में आ गया। 1/4 क्या है? कैपिटल टी। 1/4 क्या है? कैपिटल टी। ये दोनों कैसे आए? 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे आए? 1/4 स्मॉल टी। यही तो आए 4 रिजल्ट। ये रिजल्ट तो निकल के आए। क्या मैथमेटिक्स से भी ऐसा आ सकता है? चलो चेक कर लें। ये रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली यही तो आ रहा था हमारा। ये प्लस ये हमारे आ रहे थे। अब देखो इसको सिंपल दोबारा से समझो। मैंने अभी जो गैमीट बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने बोला हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी क्रॉस विद हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? करके देखो मल्टीप्लाई क्या आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा, 1/4 कैपिटल टी। ये और ये क्रॉस करो, 1/4 कैपिटल टी आएगा। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करो, क्या आएगा? इसको इसके साथ क्रॉस करो तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब इसको इसके साथ क्रॉस करो, क्या आएगा? 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इसको इसके साथ करो, क्या आएगा? 1/4 स्मॉल टी। इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ रहा है? 1/4 टी प्लस 1/2 टी प्लस 1/4 टी। यही तो आ रहा था हमारा। क्या आ रहा था भाई? कैपिटल टी
और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये 4 रिजल्ट तो आए थे हमारे। तो ये कितना है, 4 में से 1/4 टी आए, ये 1/2 टी स्मॉल टी आए और 1/2 स्मॉल टी आए। ये जो रिजल्ट हमको समझ में आ रहा है वो मैथमेटिक्स से भी तो आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की, कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में मत डालो, लेकिन बुक में था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, इसको जानने की जरूरत नहीं। हमको सीधा इतना देखना है कि फिनोटाइप रेशो कितना आता है, 3:1। जीनोटाइप रेशो कितना आता है, 1:2:1। दैट्स ऑल सफिशिएंट फॉर F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे, खत्म।